हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं आज आपके सामने भूगोल विषय का 11वीं कक्षा का के पहले भौतिक भूगोल मूल सिद्धांत पुस्तक का पहला लेसन ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट विषय के रूप में तो वो लेके आया हूँ। तो वो लेसन शुरू करने से पहले आपके सामने मैं चाणक्य की बहुत ही बढ़िया कोट जो है आपके सामने रखना चाहूँगा। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखना है या ज़िंदगी में कुछ बनना है तो उसके लिए आपके जितने ज़्यादा आपकी कमियां ढूंढने वाले लोग होंगे वही आपको जो है ज़्यादा सिखा सकते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई आपकी बुराई करता है तो बिल्कुल उसमें से जो चीज़ आपके फेवर में जाएगी वो ये है, वो आपको उस काम के प्रति जो आपकी कमियां हैं वो निकालने में आपकी मदद करते हैं। इसलिए कामयाब होना है तो शत्रुओं की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। शत्रु जो है जिस जगह पर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं उस नुकसान से हमें बचने के उपाय ढूंढने चाहिए। प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, भूगोल क्या है, भूगोल की प्रकृति, भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं, भूगोल की शाखाएं और भूगोल का प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है और भौतिक भूगोल के महत्व क्या है। तो आज हमारे इस लेक्चर का ये मेन बातें होने वाली हैं। तो आपके पास इनकी पीडीएफ भी है, तो उम्मीद करते हैं आप उनसे सारे के सारे क्वेश्चन लिख लिए होंगे। जब आपके पास जो है आप इन लेक्चर को सुन रहे होंगे तो आपके हाथ में पीडीएफ होनी चाहिए ताकि जो है आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ और कोरिलेट कर पाएँ। तो हम शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, भूगोल किसे कहते हैं या भूगोल क्या है, डिफाइन द ज्योग्राफी। 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए आपके सामने क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आ सकता है। तो भूगोल में सामान्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ भौतिक तत्व हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियाँ, वनस्पति, जीव जंतु। ये सारे के सारे प्राकृतिक तत्व हैं जिनको प्रकृति ने बनाया है। और कुछ इसके अलावा मानवीय तत्व हैं, जैसे खेत खलियान, घर है, अधिवास है हमारे, सड़कें हैं, उद्योग धंधे हैं, तो नहरें हैं। ये सारे के सारे हमारे मानवीय तत्व हैं जिनको इंसान ने बनाया है। तो भूगोल क्या करता है, भूगोल में हम इन सब तत्वों का, चाहे वो भौतिक तत्व हैं, मानवीय या सांस्कृतिक तत्व हैं, इन इनका जो है अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन, इनके बीच में क्या संबंध है, इनका विश्लेषण किया जाता है। और तो इस प्रकार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में सबमिट करें, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे विज्ञान को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वान जो है पृथ्वी, भूगोल को पृथ्वी का वर्णन कहते हैं। और वो कैसे कहते हैं, सबसे पहले भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो है इरेटोस्थनी, जो ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने की थी। और जिसमें जो है दो ग्रीक भाषा के दो शब्द, जियो प्लस ग्राफी, जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन। तो इस तरीके से अगर हम दोनों को साथ रखते हैं तो इसका मतलब बनता है पृथ्वी का वर्णन। इसलिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के आपसी अंत संबंधों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। अब आगे वाला जो प्रश्न है, आप लोगों ने भूगोल विषय चुना है तो भूगोल विषय हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब देखिए, भूगोल जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक सांस्कृतिक तत्वों का हमें अध्ययन करवाता है और उनके बीच में किस प्रकार के संबंध है इनका अध्ययन करते हैं। तो अगर आप पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करते हो तो उससे आप इनके बारे में पूरी तरह से जान पाते हो, ये किस किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जो आपकी सामान्य जीवन में आप भौतिक तत्वों को और मानवीय तत्वों को आप आसानी से उनके अंत संबंधों को समझ पाओगे। इसके अलावा भूगोल जो है पृथ्वी पर पाई जाने वाली विविधताओं का अध्ययन करता है। अब देखिए, कोई गोरा है, कोई काला है, तो ये
वैसे रीजनलिज्म की तरफ हमें नहीं जाना। तो यहाँ पर देखिए किसी की स्किन का कलर जो है वाइट है, किसी की स्किन का कलर ब्लैक है, तो वो सूर्य की तपश या गर्मी की वजह से है। तो ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली भौतिक विविधता है। इसके अलावा भिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो इन सब का अध्ययन जो है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है। इसके अलावा जीव जंतुओं में विविधता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की हम फसलें जो हैं उनकी विविधता है। तो ये कंप्लीट विविधता हमें जानने के लिए या हमारे जो संसाधन हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, कहाँ पर किस प्रकार के संसाधन हैं और वहाँ पर किस प्रकार की डेवलपमेंट की जा सकती है, इन सब का के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। जिससे जो है एक राष्ट्र का विकास होगा और राष्ट्र में जो भी संभावना है उस राष्ट्र के विकसित होने की, तो वो तभी हो पाएंगी जब वो संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग कर पाएंगे। और भूगोल ऐसा करने के लिए बताने वाला विज्ञान है, इसलिए हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है भूगोल की प्रकृति या भूगोल की विशेषताएं। ये 2 तरह का क्वेश्चन बन सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके सामने। तो इनको जो है, इनके 5 पॉइंट है, तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपको। तो इसमें जो लिखा हुआ है इससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि बुक में जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो बस लिखना यही है जो इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूगोल, जैसा कि मैंने पहले डेफिनेशन में बताया, भूगोल जो है एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण भौतिक सांस्कृतिक तत्वों का हम आपसी अंत संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ऐसा विज्ञान है। तो पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जो भी वस्तुएं हैं उनका हम अध्ययन जो है भूगोल में करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भूतल का भूगोल, भूतल का अध्ययन है। कुछ विद्वान मानव भूगोल को भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करने के लिए परिभाषित करते हैं। और नेक्स्ट है भूगोल अंतविषय विज्ञान है। भूगोल में भूगोल विषय की जो विषय वस्तु है वो प्राकृतिक और सामाजिक दोनों विज्ञानों से ली गई है, इसलिए भूगोल को अंतविषय विज्ञान कहा गया है। नेक्स्ट है भूगोल अंत संबंधों का अध्ययन है। भूगोल में भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं भूगोल अंत संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल क्षेत्रीय समाकलन का अध्ययन है। भूगोल विषय में भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के बीच में जो आपसी संबंध है उन संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो उनके बीच में किस प्रकार की, किसी एक प्रदेश में किस प्रकार की सिमिलैरिटी है और दूसरे प्रदेश से वो किस तरीके से भिन्न है, इन विशेषताओं का हम अध्ययन करते हैं। और ये एक प्रकार से संश्लेषणात्मक अध्ययन है। तो उसके बाद इकट्ठा करते हैं जानकारी और उसके बाद उनका विश्लेषण करके हम एक कंप्लीट जानकारी हमारे सामने रखने वाला विज्ञान भूगोल है। इसलिए भूगोल क्षेत्रीय समाकलन या क्षेत्रीय विविधताओं को प्रकट करने वाला विज्ञान है। भूगोल एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। भूगोल विषय का जो मेजर उद्देश्य है वो मानव की भिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको कम करना है। अब समय अनुसार जो भी मौके पर जो ज्वलंत या जो ज़्यादा प्रभावी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का हल करने के लिए या उन समस्याओं का हल किस तरीके से हो सकता है, ये बताने वाला विज्ञान है। इसलिए उनके समाधान की तरफ भूगोल जो है सबसे ज़्यादा व्यवहारिक पक्षों के ऊपर बल देता है और किस तरीके से उस प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है, भूगोल ये बताने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट है भूगोल ज्योग्राफी। इनकी कुछ डेफिनेशन है जिनके विषय में हमने पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 मैंने डेफिनेशन रिचर्ड हॉर्सन और अल्फ्रेड हैडनर इन दोनों की ली है और ये दोनों डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। तो इसमें हॉर्सन क्या बताना की कोशिश कर रहा है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो विविधताएं हैं या जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उनकी व्याख्या करना है। इसके अलावा अल्फ्रेड हैटनर क्या बोलते हैं, भूगोल धरातल पर विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता अध्ययन करता है। तो दोनों ही एक तरफ ही जा रहे हैं, भूगोल को पृथ्वी पर पाए जाने वाली विविधताओं का अध्ययन बता रहे हैं। इसके आगे कार्ल रिटर है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है जो मानव का निवास ग्रह है। तो भूगोल को पृथ्वी का अध्ययन इस तरीके से करता है
ताकि जो है उसके ऊपर इंसान जो है रहने लायक इन्वायरमेंट बना सके। द्वैतवाद, रियलिज्म। देखिए द्वैतवाद, इसमें एक मैंने बहुत ही छोटी डेफिनेशन दी है, तो उसको आप आसानी से समझ पाओगे। देखिए किसी काम को करने के दो तरीके हैं, तो आप उन दोनों तरीकों के बीच में फंसे हुए हो, इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इसी द्वंद्व की स्थिति को क्या कहते हैं, द्वैतवाद। तो इसमें मैंने बताया है दो भौगोलिक अध्ययन उपागम, दो भूगोल को अध्ययन करने के तरीके हैं, क्रमबद्ध और प्रादेशिक। इन दोनों में अध्ययन किस तरीके से किया जाए, इनके बीच में जो अपवाद है, तो या इनमें कुछ विद्वान कहते हैं इस मेथड ये भूगोल का अच्छा है, कुछ कहते हैं ये अच्छा है, तो इसके बीच में द्वंद्व की स्थिति है। तो सामान्य जो स्टूडेंट सोचता है, तो इसी बात को यहाँ पर प्रकट किया गया है, जिसे द्वैतवाद कहा गया है। नेक्स्ट है, किस भूगोल को अध्ययन करने की दो मेजर विधियां हैं, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध या सिस्टेमैटिक अप्रोच, और दूसरी है प्रादेशिक अप्रोच। अब इन दोनों अप्रोचेस में दो राइटरों के नाम है, अल्फ्रेड हम्बोल्ट जो है ये सिस्टेमैटिक अप्रोच इन्होंने दी थी, और जो कार्ल रिटर है इन्होंने प्रादेशिक भूगोल की जो है अप्रोच दी थी। अब देखिए ये है क्या, इसके बीच में मैंने डेफिनेशन बताई है, क्रमबद्ध भूगोल उपागम में अध्ययन क्षेत्र को एक पूर्ण इकाई मानकर उनके विभिन्न भौगोलिक भागों का अध्ययन क्रमिक रूप से किया जाता है। इसे विषयगत उपागम, टॉपिकल अप्रोच भी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन ही आपने लिखनी है। तो भूगोल, देखिए आपकी किताब है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखी हुई है, उसमें जो है 10 लेसन है। तो पहले एक लेसन के बारे में पढ़ते हो, फिर दूसरे लेसन के बारे में पढ़ते हो, फिर तीसरे लेसन के बारे में पढ़ते हो, इसी तरीके से आप पूरे के पूरे 10 लेसन पढ़ लेते हो। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ रहे हो। तो इसी तरीके की जो है अप्रोच है विषय वस्तुगत क्रमबद्ध भूगोल उपागम अध्ययन को एक पूर्ण इकाई मानकर उसके विभिन्न भौगोलिक तत्वों का अध्ययन एक एक करके कर रहे हैं, तो इसी अप्रोच को हम बोलते हैं क्रमिक या क्रमबद्ध भूगोल उपागम। नेक्स्ट है प्रादेशिक भूगोल उपागम। ये कार्ल रिटर ने दिया था, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान ने ये अप्रोच दी थी, तो ये कार्ल रिटर है। तो इसमें है प्रादेशिक भूगोल उपागम में किसी संपूर्ण क्षेत्रीय इकाई के विभिन्न खंडों या उपविभागों का अध्ययन अलग अलग किया जाता है, तो इसे प्रदेश का भूगोल कहा जाता है। अब देखिए जैसे कि बहुत सारे विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो आपको जलवायु से संबंधित आंकड़े लेने हैं। तो जलवायु में तापमान है, वर्षा है, नमी है, इसके अलावा वायु की दिशा है, ये सारे तत्वों के बारे में आप अध्ययन करना चाहते हो, तो पहले आप भारत में आइए, भारत का अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद पाकिस्तान में जाइए, उसके बाद किसी और अमेरिका में जाइए, इस तरीके से पूरे विश्व का आप अध्ययन करते हो। तो जितने भी आपके जो अध्ययन तत्व हैं उनका सबका एक साथ आप अगर अध्ययन करते हो, तो इस अध्ययन को क्या कहा जाएगा, प्रादेशिक भूगोल उपागम कहा जाएगा। भूगोल की प्रमुख शाखाएं, उनके विषय में हम पढ़ते हैं। भूगोल के दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जिसमें आप पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हो। मानव भूगोल जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले आप मानवीय तत्वों का अध्ययन करते हो। तो ये दो मेजर भूगोल की शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। +1 में आप भौतिक भूगोल के विषय में पढ़ोगे और +2 में आप मानव भूगोल के विषय में पढ़ोगे। भौतिक भूगोल की कुछ शाखाएं हैं, भू आकृति विज्ञान जिसमें आप पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में और उनके बीच में किस किस प्रकार के प्रोसेस होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हो। जलवायु विज्ञान जिसमें आप पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले वायुमंडलीय संरचना में और विभिन्न प्रकार के जो मौसम या जलवायु संबंधी जो तत्व हैं उनका अध्ययन करते हो। जल विज्ञान जिसमें आप पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो जलीय भाग हैं, जलीय जो बॉडी हैं, उनके बीच में किस किस प्रकार के प्रोसेस होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हो। मृदा भूगोल, इसमें जो है आप मिट्टियों के प्रकारों के बारे में, मिट्टियों की उपजाऊ क्षमता के बारे में या उनके टेक्सचर के बारे में पढ़ते हो। जैव भूगोल, इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे हैं,
इन सब के बीच में किस किस प्रकार से बदलाव होते हैं, या इनके बीच में किस प्रकार की जो है, इनके बीच में किस प्रकार का संचालन है या किस प्रकार के अंतर्संबंध है, उनका आप अध्ययन करते हो। जैव भूगोल की, बायोजियोग्राफी की कुछ और शिखाएँ हैं, जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिकी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। इनमें जो है जीव विज्ञान में आप विभिन्न पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में पढ़ते हो। वनस्पति विज्ञान, इसमें आप पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पति और उनके निवास क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हो। पारिस्थितिकी विज्ञान, इसमें आप भिन्न प्रकार के प्रजातियों के निवास और उनकी स्थितियों के बारे में अध्ययन करते हो। उनकी आगे है पर्यावरण भूगोल, इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्यावरणीय समस्याएं या उनके कारण, इन सब का आप अध्ययन करते हो। तो ये था भौतिक भूगोल, जिसके कुछ उप क्षेत्र थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए हो। मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें आप पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समाजों और उनकी स्थानीयता और उनकी प्रमुख विशेषताएं और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों का आप अध्ययन करते हो। जनसंख्या भूगोल, जिसमें आप पृथ्वी पर पाए जाने वाले जनसंख्या के वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास, इन सब कारकों का आप अध्ययन करते हो। आर्थिक भूगोल, जिसमें आप पृथ्वी पर पाई जाने वाली आर्थिक क्रियाओं और सेवाओं का अध्ययन करते हो, जैसे कि कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन। तो ये कुछ क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, जिनसे हम पैसा कमाते हैं। ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राचीन जो इन्वेंशन है, जो नए प्रकार की खोजें हैं, उनके बारे में हमें बताता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैसे भौगोलिक तत्वों में किस किस प्रकार के बदलाव आए हैं और उनके हिसाब से मानव ने किस किस प्रकार के बदलाव किए हैं या क्या क्या परिवर्तन किए, इन सब के बारे में हम ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल। इसमें आप पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, उनकी जो भौगोलिक सीमाएँ हैं, जो राजनीतिक सीमाएँ हैं और उनके बीच में जो विवाद हैं, उन सब का आप अध्ययन करते हो। तो एक राजनीतिक यूनिट है, दूसरी या राजनीतिक यूनिट में किस प्रकार से उनकी बीच में बॉर्डर है, सीमा है, या इसके अलावा आप जो है उनमें जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से डेवलपमेंट के फ़ायदे उठा रही है, इन सब का आप अध्ययन राजनीतिक भूगोल में करते हो। भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञानों में संबंध, फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल ज्योग्राफी जो रिलेशन है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए, जो भूगोल की शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, मृदा विज्ञान, इन सब का संबंध जो प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे भौमिकी, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, इन सभी से है। क्योंकि इन सभी की विषय वस्तु, चाहे वो भौतिक भूगोल की उपशाखाएं हैं, चाहे ये प्राकृतिक विज्ञान है, इनकी विषय वस्तु जो विषय है वो लगभग एक सा है। तो इसीलिए इनके बीच में जो है रिलेशनशिप है। इसके अलावा जो सामाजिक भूगोल है, इनमें इतिहास है, सामाजिक विज्ञान है, राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। तो इन सब की विषय वस्तु और भूगोल की विषय वस्तु, या हम ये कहें मानव भूगोल की विषय वस्तु, वो लगभग सेम है। एक ही विषय वस्तु या एक ही प्रकार के तत्वों का अध्ययन करने की वजह से इनके बीच में अंतर्संबंध है, इनके बीच में रिलेशनशिप है। अब इनमें विविधता क्या है? विविधता इनमें यह है, भूगोल में किसी जो, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान है, चाहे वो मानवीय विज्ञान है। मान लीजिए हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में या बायो में तत्व के अंदर की जानकारी ली जाती है और भूगोल में तत्व के बाहर की जानकारी ली जाती है। तो इनमें सबसे बड़ा अंतर यही है। बाकी इनकी विषय वस्तु, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान है, चाहे वो मानवीय विज्ञान है, वो सेम है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स की बात करते हैं
इकोनॉमिक्स में आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन उसमें भी किया जाता है और इसी भूगोल में भी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन भूगोल में भी किया जाता है। लेकिन इसमें सामान्य डिफरेंट क्या है, भूगोल में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है और उन क्रियाकलापों में क्या क्या अंतर है या कहाँ पर किस किस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, भूगोल में ये पढ़ा जाता है। और जबकि अर्थशास्त्र में उन क्रियाकलापों का जो संरचनात्मक ढांचा है उनके विषय में पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से दोनों ही जो चाहे भौतिक प्राकृतिक विज्ञान है एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं इनके बीच में आपसी अंतर्संबंध है, एक दूसरे के साथ दोनों जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है भूगोल, भौतिक भूगोल के महत्व। अब देखिए भौतिक भूगोल में आप जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक इन्वायरमेंट के बारे में जानते हो और जिससे जो आपको ये पता चलेगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक जो तत्व हैं उनके बीच में किस किस प्रकार के इंटर रिलेशनशिप है और उस इंटर रिलेशनशिप की वजह से कौन कौन सी जो भौगोलिक कंडीशन है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो पैदा हुई हैं। तो उन भौगोलिक परिस्थितियों को आप किस तरीके से आगे जो है अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हो, तो ये सब आपको भूगोल बताएगा। अब जैसे कि इसमें बताया मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, मिट्टियों का निर्माण। अब पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है तो मिट्टी का निर्माण जो है उनका जो प्रोसेस है तो वो भू आकृतियों के आधार पर होता है, क्योंकि चट्टान कटेगी और कटने के बाद नीचे वाले क्षेत्र में बिछेगी तभी तो एक फर्टाइल मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी वो बनती है। तो ये हमें भूगोल बताता है इस तरीके से, और किस क्षेत्र में मिट्टी जो है उपजाऊ है, किस क्षेत्र में अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि ऊंचे क्षेत्र कटने से मिट्टी और ऐसे पथरीले इलाके हैं जहाँ पर भी कटती है वो उपजाऊ नहीं होती, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो उपजाऊ हैं। जैसे भारत का उत्तरी गंगा, भारत का जो गंगा का मैदान है, गंगा सिंधु का मैदान है, वो बहुत ही उपजाऊ है। तो इसके अलावा मानव क्रियाओं के आधार, अब पृथ्वी के ऊपर जो भिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं वो पृथ्वी पर किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, जिस जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अलग प्रकार के क्रियाकलाप हो सकते हैं, मैदानी क्षेत्रों में अलग प्रकार के क्रियाकलाप हो सकते हैं, तो उन क्रियाओं का आधार प्रदान करती हैं भौतिक भूगोल की जो उनका जो है उनकी जो विषय वस्तु है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए, उनके बीच में जो प्रोसेस है उनके बारे में जानने के लिए हमें भूगोल पढ़ना, भौतिक भूगोल पढ़ना चाहिए या भौतिक भूगोल का महत्व। नेक्स्ट है जलवायु जो है उसका मानव के क्रियाकलापों के ऊपर, वनस्पति के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, इन प्रभावों को किस तरीके से हम अपने उनके साथ हम अनुकूलन स्थापित कर सकते हैं, तो ये जानने के लिए हमें भौतिक भूगोल पढ़ना चाहिए। इसके अलावा तापमान में या जलवायु में किस किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं और उन परिवर्तनों के साथ बहुत सारी हमारे क्रियाकलाप जुड़े होते हैं, जैसे वर्षा के साथ या सूखे के साथ या तूफान है, तो ऐसी कंडीशन में हम अपनी जान माल की क्षति को कम कर सकते हैं। तो तभी हो पाएगा जब हमें इन तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं उनके भंडारों का पता लगाने के लिए, जो खनिज संसाधन है, तो इसके लिए भी हम भूगोल, भौतिक भूगोल पढ़ते हैं। इसके अलावा समुद्र में किस क्षेत्र में मछली उत्पादन ज़्यादा होगा, किस क्षेत्र में मछली उत्पादन कम होगा, तो इनके बारे में भी जानने के लिए हम भौतिक भूगोल पढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्व थे। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।